तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बातें करने वाले हैं इनकम टैक्स में असेसमेंट के ऊपर। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको असेसमेंट समझाऊंगा। और जो लोग इनकम टैक्स की समझ रखते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट यानी ओवरऑल पूरा का पूरा इनकम टैक्स समझ लें। यहाँ पर आप अगर बात करें तो टोटल मिलाकर एक से लगाकर 21 स्टेप होती है, और इन 21 स्टेप्स में आप अपना कंप्लीट असेसमेंट कर सकते हो, आयकर निर्धारण कर सकते हो। असेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आयकर निर्धारण। जहां पर आप अपनी आय ज्ञात करिए, आय ज्ञात करने के बाद उसकी टोटल करिए, उसमें से जो भी डिडक्शंस हैं उनको आप घटाइए, डिडक्शंस के बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, उसको आप ब्रेकअप करिए, डिवाइड करिए, अलग अलग रेट वाइज डिवाइड करने के बाद आप टैक्स निकालिए, टैक्स निकालने के बाद आप टैक्स की कंप्यूटेशन करिए, टोटल करिए, टैक्स में से अगर आपका जो भी सरचार्ज सेस वगैरह लगता है उसको एड बैक करिए, टैक्स को निकाल उनको जोड़िए, उसके बाद आपका कोई आपने एडवांस टैक्स या टीडीएस के रूप में टैक्स दिया तो उसको घटाइए, तो आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसको आपको बाद में एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग चुकाना होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जब चुकाने जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आपका कितना ब्याज बनता है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसको असेसमेंट कहते हैं। और आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनको आप करते हैं, आयकर रिटर्न में ये असेसमेंट होता है। अब बहुत कम लोग हैं जो अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरते हैं, क्योंकि आया तो उनको भरना आता नहीं या इतनी समझ नहीं है। इसलिए हम लोग जनरली अप्रोच करते हैं टैक्स प्रोफेशनल्स को कि वो हमारे आयकर रिटर्न या जीएसटी रिटर्न भरें। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये 21 स्टेप को समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा, और ऐसा और असेसमेंट के मैं वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए असेसमेंट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीडीएफ भी ओपन कर लेता हूँ। कभी भी ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति की आप जब इनकम टैक्स लाइबिलिटी ज्ञात करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इनकम के जो पांचों हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस की सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है। और मैंने तो यहां सीधे सीधे लिख दिया कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन इतना सीधा नहीं होता, इनको भी आपको निकालना पड़ता है। क्योंकि जब आप सैलरी इनकम कमाओगे तो उसमें कई सैलरी में कई सारे चीजें आपको एग्जेम्पशंस मिलती है, तो आपको उन एग्जेम्पशंस को माइनस करते हुए उसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है। तो ये इतना आसान नहीं जितना लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसलिए जब आप इनकम टैक्स सीखोगे तो आपको सबसे पहले सारे पांचों के पांचों हेड बहुत डिटेल में पढ़ने पढ़ते हैं। और इवन जब मैं मेरी बात बताऊं, मेरे को कॉलेज में जब जब सैलरी हेड पढ़ाया गया होगा तो आई थिंक 1.5 से 2 महीने सैलरी हेड चला होगा। सैलरी और पीजीबीपी हेड काफी लंबे होते हैं और समय लगता है इनको पढ़ाने में। तो आपको सबसे पहले कभी भी इनकम टैक्स सीखना है तो आप पांचों हेड को सीखो सबसे पहले, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल हेड। तो वन बाय वन आप पांचों हेड को सीखो, और ये कतई जरूरी नहीं कि हर हेड से आपको इनकम हो ही हो। ये केस टू केस डिफर करती चीजें बदलती है। किसी की सैलरी से इनकम है, किसी की बिजनेस से इनकम है, किसी की कैपिटल गेन से इनकम है, किसी की अदर सोर्सेस से इनकम है, किसी की सभी हेड से इनकम है, किसी की रेंटल इनकम है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, असेसी टू असेसी, करदाता से करदाता। ये डिपेंड करता है किस हेड से आपकी क्या हो रही, इनकम हो रही है। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल हेड, याद रखिएगा। तो ये पहली 5 स्टेप यही होती है, और इन पांचों की टैक्सेबल इनकम को जब आप जोड़ते हो तो आपके कहलाती है जीटीआई, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। ये सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं, मैंने यहां बाहर कुछ फिगर लिखे हुए हैं, सिर्फ ये एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे कैलकुलेट करते चलना है। मान लो मैं जिसकी ये इनकम वर्ष 2024-25 की ज्ञात कर रहा हूं, उसकी सैलरी हेड से टैक्सेबल इनकम निकल कर आई 9,10,000। कितनी? एक चीज और ध्यान रखना, ये सारे आंकड़े आपको पर एनम वाले लेने, क्योंकि इनकम टैक्स ईयरली मैटर है ना। जीएसटी जैसे नहीं कि पीरियोडिक रिटर्न्स होते हैं, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं। इनकम टैक्स ईयरली फिगर्स पिक करने हैं आपको।
तो ये जो 9,10,000 आप टैक्सेबल इनकम सैलरी हेड से लिख रहे हो, ये पूरे साल भर की, तो 9,10,000 माना कि साल की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में मैंने माइनस में लिखा है 2 लाख, ये लॉस है। माइनस में कोई जरूरी नहीं कि आपको इन हेड से क्या हो, इनकम हो। देखिए सैलरी में कभी लॉस नहीं आ सकता, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, पीजीबीपी में भी लॉस हो सकता है, और कैपिटल गेन में भी नेगेटिव इनकम आ सकती है, अदर सोर्सेज में भी नेगेटिव इनकम नहीं आएगी बेसिकली। तो ये 3 हेड ऐसे हैं जिसमें आपको माइनस में भी इनकम देखने को मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं लॉस। तो यहां पर मैंने लॉस लिखा है। देखिए ये लॉस क्यों आया ये भी मैं बताता हूं। आगे मैंने लिखा हुआ लॉस फ्रॉम SOH, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, SOP कहते हैं इसको। तो मकान अगर आपका खुद का है, आप जिसमें रहते हो, आपके पास कोई और अन्य मकान नहीं है, और आपने उस मकान पर कोई लोन ले रखा बनवाने या खरीदने में, और लोन पर आप पूरे साल भर में ब्याज जो चुकाया होता है, ब्याज की आपको छूट मिल जाती है। तो ब्याज की वजह से ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो टोटल है वो माइनस में चला जाता है, बेसिकली लॉस में चला जाता है। तो ये लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी वगैरह या अदर इनकम के साथ करंट ईयर में, है ना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल अगर आपको पता हो तो करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड से होने वाला लॉस आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने माइनस में 2 लाख लिख दिया। माना कि बंदा सैलरी से आय कमा रहा है अच्छी खासी, तो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो बिजनेस इनकम मैंने अभी इस केस में 0 मानी। मैं और भी एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं बिजनेस इनकम बताते हुए आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल में मान लो मैंने ये बंदा साइड बाय साइड शेयर्स में भी कमाई करता है, और 2 लाख रुपए की इसको क्या हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर से। तो यहां पर ये भी एक तरह की इनकम होगी, LTCG फ्रॉम शेयर्स, है ना, कैपिटल गेन इनकम। और ब्याज की भी इनकम हो रही है इसको 90,000 की, याद रखिएगा। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो इनकम हो रही है सारी की सारी, एक लॉस भी है आपको। तो ये जब आप टोटल करोगे इसका, तो आपका देखिए अगर आप इसको पूरा टोटल करते हैं 9,10,000 प्लस 90,000 बराबर 10, 10 में 2 जोड़ो या 12, 12 में से 2 माइनस करिए 10,000 आपकी GTI आ गई। अब अगर आप ओल्ड स्लैब में अपना ITR भरते हो तो आपको 80C से 10 लाख ही, ओके, आपको 80C से 80U के क्या मिलते हैं, डिडक्शन मिलते हैं। अब इसका भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली हेड पढ़ लिया काम हो गया, नहीं आप नहीं भैया, आपको इन डिडक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। डिडक्शंस का मतलब है कि कहां हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, कहां टैक्स की क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैक्स प्लानिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है डिडक्शंस। कमा तो हर कोई रहा है, लेकिन कैसे बचा सकता है नॉलेज को यूज करके, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब आपको 80C से 80U तक के सारे डिडक्शंस ऋषिता सीखते हो, पढ़ते हो, या आपको समझ होती है उनकी, तो आप उन डिडक्शंस के बेनिफिट ले सकते हो। और एज वेल एज आपको ये भी पता चल जाता है कि यार आपको, जैसे आप एक इंडिविजुअल या HUF हो तो आपको ओल्ड स्लैब में जाना है या नई में जाना है। मैंने अभी रिसेंटली इनकम टैक्स कंप्यूटेशन वगैरह की क्लासेस अपलोड की यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको ये डिडक्शंस मैंने कंपेयर करके भी बताया कि ओल्ड में कितना बनता है, न्यू में कितना बनता है ना। तो ये डिडक्शंस का नॉलेज भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 7 नंबर की स्टेप। इनको आप अपनी GTI में से घटा सकते हो। याद रखिएगा ओल्ड स्लैब में, न्यू स्लैब में ज्यादा डिडक्शंस आपको मिलते नहीं है। ज्यादा फायदे डिडक्शंस के आप किस में ले सकते हो, जब आप ओल्ड स्लैब में जाते हो। और वैसे भी मैं बता देता हूं, ऊपर इस बंदे की जो इनकम मैंने अभी एग्जांपल में मैं कर रहा हूं, ये सैलरी वाला बंदा है। तो सैलरी वाला बंदा है तो कभी भी न्यू और ओल्ड में स्लैब स्विचिंग कर सकता है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए ये बंदे ने 1,80,000 रुपए के डिडक्शन क्लेम कर रहा है। अब ये 180 किन किन चीजों के हो सकते हैं, 80C, 80D, है ना, 80G, बहुत तरह के 80DD, बहुत डिडक्शंस होते हैं, TTA, TTB वगैरह। तो अभी इनका नॉलेज भी आपको अच्छे से लेना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे केस में आपने 180 माइनस कर दिया तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम निकल कर आ रही, कितनी आ रही, 8,70,000 आ रही है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ये आंकड़े डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये सारे आंकड़े ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आने वाले हैं, सब कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो नेट टैक्सेबल इनकम तक हम पहुंच गए, 8वीं स्टेप तक पहुंच गए हैं, जहां पर वो इनकम हमें मिल गई है जिस इनकम पे हमें क्या देना है, टैक्स देना है। लेकिन याद रखिएगा आपको इस इनकम को डिवाइड करना पड़ता है। सर किस में डिवाइड करना पड़ता है, आप हमेशा ये देखिए कि आपकी जो इनकम है कहीं कोई विशेष रेट वाली इनकम तो नहीं है। अब आप देखिए 8,20 निकल कर आया, अब सरकार क्या बोलेगी कि इस 8,20 में से कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है क्या, है, बिल्कुल है। शेयर्स पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपकी अभी वर्तमान में
12.5% टैक्स उसके ऊपर कर दिया है, तो उसको अलग कर दीजिए, वो स्पेशल रेट वाली इनकम होगी। इनकम सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट 2 लाख, और फिर 8/20 में से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो कितने बचे, और ये 6/20 मेरी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम मानी जाएगी, इसलिए मैंने इसको 9.1 और 9.2 में डाल दिया। ये भी हो सकता है कि कल को मैंने यहां पर ये 90,000 रुपए अदर सोर्सेज में बताया, यहां ब्याज की जगह में मान लो कोई लॉटरी इनकम लिखता तो ये भी स्पेशल रेट वाली इनकम हो जाती थी, यहाँ 9.3 आ जाता पॉइंट। समझ रहे? तो स्पेशल रेट वाली मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम पर आपका नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगता है, कौन सी इनकम पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है, इसका नॉलेज भी अच्छे से होना चाहिए। जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं 9th नंबर का पॉइंट, आप अपनी इनकम को डाइवर्सी मतलब आप इनकम को ब्रेकअप करते हैं कि कितना आपका स्पेशल रेट वाला कितना नॉर्मल वाला है, तो अब आपको एक एक करके इनके ऊपर अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया पहले, अब आप क्या करिए, जैसे 10वीं पॉइंट जो है वो आप इनकम टैक्स निकालिए अपनी इनकम पे, तो आपने जैसे 9.1 पे निकालना है पहले, तो जो 10.1 में आप टैक्स निकालोगे स्पेशल रेट वाला, और 9.2 वाले पॉइंट का 10.2 में आप टैक्स निकालोगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। यहां पर देखिए ये यहां पर डायरेक्टली ये मैं थोड़ा सा पुराना वाला मामला बता रहा हूं, ठीक है। अभी ये असेसमेंट ईयर 2024-25 का है, हम इसको चेंज कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 25-26 कर देते हैं। मैं बिल्कुल अभी आपको लेटेस्ट बताने वाला हूँ। और ये जो 2 लाख रुपए की इनकम आपको शेयर्स पे हुई, तो वर्तमान में इसमें से 1/25 आपको क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट मिल जाती है, तो आपको सिर्फ 75,000 रुपए पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 75,000 इंटू 10.5%, कितना होता है 75,000 इंटू 10.12, ये मेरा टैक्स अमाउंट हो गया। 9,375 रुपए मुझे इस इनकम पर देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आगे ये भी बता रखा था कि जैसे इन्होंने ये जो डिडक्शन क्लेम किए हैं वो किन किन पे किए हैं, तो इन्होंने ये बता रखा है कि 1.5 लाख का डिडक्शन ATC पे किया हुआ है, जो होम लोन, बच्चों की फीस, EPF वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन गया उसका है। 25,000 रुपए का इन्होंने हेल्थ पॉलिसी ले रखा है, तो ATD में डिडक्शन लिया है, और सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई 5,000 का ब्याज था तो उसका ATTTA में छूट लिया है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल मिला के 180 जो क्लेम किया। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए कि 180 आया कहाँ से, ये सारे डिडक्शंस आपको, अब ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हो मतलब ओल्ड स्लैब में जा रहे हो आप, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने अपना जो नॉर्मल इनकम है उस सॉरी स्पेशल रेट वाला इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, और जो ये 6/20 बचे इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब से। तो देखिए 6,20,000 की इनकम पे देखिए पहले 2.5 लाख पे, ओल्ड स्लैब में पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 से 5 लाख तक 5% 12,500 टैक्स बन जाएगा, और 5 लाख से 6,20,000 तक 20% 24,000 यानी 36,500 दोनों मिलाकर टैक्स हो रहा है। तो ये 36,500 यहाँ पर नॉर्मल इनकम पर टैक्स बना। इस तरह से अगर आप इन दोनों टैक्स को, अब एक और चीज बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम ओल्ड स्लैब में 5 लाख रुपए से कम हो तो 87A की रिबेट मिलती है। 5 लाख से कम इनकम अगर है तो जितना टैक्स बना है वो आपको क्या हो जाता है, पूरा रिबेट मिल जाती है। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी, अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन हमारे केस में तो 5 लाख से ज्यादा इनकम है, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 8/20 निकल कर आ रही है। तो इन दैट केस हमारे केस में 87A की रिबेट एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए आप इसको माइनस नहीं कर सकते। तो ये दोनों टैक्स जुड़कर कितना आ रहा है, 45,875 रुपए आ रहा है। ये 12 स्टेप यहां तक होगी इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट। अब हमेशा ध्यान देना, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती तो फिर आपको टैक्स पे भी क्या लगता, टैक्स लगता। तो वो नियम भी पता होने चाहिए, सरचार्ज के नियम, टैक्स ऑन टैक्स की। अगर इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई तो मुझे सरचार्ज देना पड़ता 10%। अगर इनकम मेरी 1 करोड़ क्रॉस हो जाती तो मुझे 15% सरचार्ज देना पड़ता। अगर मेरी इनकम 5 करोड़ क्रॉस हो जाती तो मुझे 25% सरचार्ज देना पड़ता इंडिविजुअल के केस में। तो ये नियम मुझे पता होने चाहिए। तो सरचार्ज हमारे केस में नहीं लगने वाला, तो ऐसे केस में हमारा आफ्टर सरचार्ज जो टैक्स बन रहा है वो 45,875 ही बन रहा है। लेकिन सरचार्ज नहीं लगेगा तो क्या हुआ, हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है, तो ऐसे केस में 4% आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना ही देना है जो टैक्स आपका बनता है। तो ऐसे केस में ये मेरा बन रहा है, कितना बन रहा है, 1835। तो ये इसमें जोड़ दो तो मेरा 16वें नंबर के पॉइंट तक टोटल टैक्स निकल कर आ गया है कि मेरे को 47,710 रुपए देने।
अब अगर मुझे किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिलती है अंडर सेक्शन 86, 89, 90, 98, 91, अब मैं बता रहा हूं ना, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है या पढ़नी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कैलकुलेशन कैसे करना है। तो अगर मुझे कोई रिलीफ मिलती है तो मैं उसको घटा सकता हूं, अन्यथा मेरा आफ्टर जो रिलीफ है वो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ रहा है 47,710, 18 तक मेरा 18 पॉइंट तक मेरा ये टैक्स बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी है तो वो ऐड हो जाती, कि आप लेट दे रहे हो या ऐसा कुछ तो वो ऐड हो जाता है। आप अगर ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं भर रहे हो तो उसकी पेनल्टी भी अलग लग जाती है। टाइमली टैक्स का पेमेंट नहीं दे रहे हो तो उसका पेनल्टी, उसका इंटरेस्ट अलग बन जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह है तो वो आप ऐड कर दो। पहले अगर आपने कोई टैक्स चुका रखे हैं, जैसे आपने कोई टीडीएस, कोई एडवांस टैक्स चुका रखा है, जैसे सैलरीड पर्सन है तो वो टीडीएस उसका कटा होगा, तो उस केस में यहाँ टीडीएस जो भी कटा वो माइनस कर दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि भाई 9,10,000 रुपए की सैलरी थी, उस पर टीडीएस कटा मान लो 94,500, और बैंक के ब्याज पर 85,000 पे टीडीएस कटा, ये एफडी पर ब्याज होगा तो 8,500, तो ये दोनों मिलाकर टीडीएस जो आपका कटा है वो लेस हो जाता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार टीडीएस कट गया तो मेरा टैक्स चला गया, मैं वापस इसका रिफंड कैसे ले पाऊंगा। रिफंड तो तब बनेगा जब आपकी लाइबिलिटी उतनी नहीं बन रही जितना क्या कट गया, टीडीएस कट गया। और अगर टीडीएस कटा है तो आईटीआर भरना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप तभी जाके अपनी लाइबिलिटी में से माइनस करवा पाओगे उस टीडीएस को, या बेनिफिट ले पाओगे उसका, या फिर आप उसका रिफंड ले पाओगे, याद रखिएगा। और 25,000 रुपए से ज्यादा का टीडीएस और टीसीएस आपका एनुअली कटता है किसी भी सेक्शन में, सारे सेक्शन मिला के, तो इन दैट केस इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नियम जब ज्यादा बोलते ना कि करत करत अभ्यास, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे चीजें आपको आती जाती, क्लियर होती जाती, तो आप फिर गलतियां आपकी होने की चांसेस कम रहती है। आधे अधूरे अकाउंटेंट बन भी जाओगे, क्या कर लोगे बताओ, इतना तो कभी ग्रोथ हो पाएगी। हमेशा ही हेजिटेट रहोगे, हमेशा ही डरे डरे से रहोगे, बॉसेस कभी बन नहीं पाओगे, सीनियर मैनेजमेंट में जा नहीं पाओगे, सीनियर रोल में आप कभी नहीं जा पाओगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर ही सीमित रह जाओगे। फिर आपको खुद को ही फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ के लिए नॉलेज चाहिए, ग्रोथ के लिए स्किल चाहिए, ग्रोथ के लिए आपका कमिटमेंट चाहिए, ग्रोथ के लिए आपको सामने से बढ़ के, सामने से जाके बोलना पड़ेगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। और वो तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो। बहुत सीधा सा फंडा है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ग्रोथ तभी होगी जब आप कमिटमेंट दिखाओगे। कमिटमेंट तभी आता है जब नॉलेज होता है। बोलते हैं ना ऑटोमेटिक ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब बन जाएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगी। नॉलेज नहीं होता तो डर होगा, यार क्या पता क्या पूछ लेंगे, क्या करवा लेंगे, बंदा इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तभी होता है जब लैक ऑफ नॉलेज होता है। ऑलराइट, तो ये जब आप अपने जो टैक्सेस आपने टीडीएस या एडवांस टैक्स के रूप में दिए उसको आप घटाओगे, तो देखिए यहां पर पिक्चर क्या बन रही है। 47,710 रुपए की मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही, और मैंने टैक्स कितना पहले से दे दिया, 1,03,000 टीडीएस के रूप में। तो वो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा टैक्स पेएबल माइनस में आ रहा है 55,290। ये रिफंड है भैया। आप जैसे आईटीआर भरोगे आपको चंद दिनों के अंदर अंदर जो आईटीआर प्रोसेस होगा उसके बाद रिफंड मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा रिफंड। क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमें अपना आयकर रिटर्न तभी भर सकते हैं जब हमने अपना कोई ना कोई एक बैंक अटैच किया हो अपनी आईडी के साथ, तो उस अकाउंट में आपका रिफंड आ जाता है। ये रिफंड वाली पोजीशन बन रही है। ऑलराइट, अच्छा एक सवाल और बताता हूं आपको इधर, अभी बताऊं कि अगली क्लास में बताऊं? अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया हो 21 स्टेप्स।